नमस्कार बच्चों, देखो चैप्टर का नाम क्या है? ऑन वॉयलेंस, रिटन बाई जे कृष्ण मूर्ति। ये ऑथर है इसके। जे कृष्ण मूर्ति इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द चैप्टर। ये जो चैप्टर हैं उनके ऑथर का नाम, ये चैप्टर के ऑथर का नाम। ठीक है बच्चों, ये याद होना चाहिए आपको, परीक्षा में इसमें सवाल आता है। आइए देखिए, ऑन वॉयलेंस का मतलब होता है बच्चों हिंसा पर। हिंसा, महात्मा गांधी ने क्या कहा? हिंसा। तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है, मैंने ऑन वायलेंस बोला, अगर इसके आगे एन और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस का मतलब तो अहिंसा होता है, ऑन वायलेंस का मतलब होता है हिंसा पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अबाउट वायलेंस, इसका मतलब है हिंसा के बारे में। एक्चुअली ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें जे कृष्ण मूर्ति नाम के जो ऑथर हैं, ये एक्चुअली इंडियन है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये विदेशी नहीं है, ये इंडियन है, ये एंग्लो इंडियन राइटर है। कैसे राइटर हैं ये एंग्लो इंडियन राइटर है। एंग्लो इसलिए क्योंकि एंग्लो आंग्ल भाषा में लिखते हैं, अंग्रेजी में, और इंडियन इसलिए हैं क्योंकि हमारे भारत के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं। क्लियर? तो जय कृष्ण मूर्ति ने ऑन वायलेंस के ऊपर, यानी हिंसा के ऊपर जो है वो बोल रहे हैं। हिंसा क्या है, कैसी होती है, क्यों होती है, और हिंसा के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, और हिंसा से बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो हिंसा के बारे में, हिंसा का मतलब जानते हो? किसी दूसरे व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन या कर्म से किसी सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाना ही हिंसा है। और हमें मानव, न केवल मानव अपितु प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, उदारता का भाव होना चाहिए। अगर ये भाव हमारे मन में नहीं है, हम दूसरों के प्रति क्रूर हैं, मानसिक रूप से, ठीक है, या वाचिक रूप से। मेरा मतलब यह है कि मन वचन और कर्म से, मन वचन या कर्म से अगर आप दूसरों के प्रति क्रूर हैं तो ये हिंसा की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की बातें देखो बच्चों, चैप्टर तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप आएंगे पेज नंबर 23 के ऊपर। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में, जे कृष्ण मूर्ति इज ए रेप्यूटेड राइटर। यही रुक जाइए। जय कृष्ण मूर्ति हैं एक प्रतिष्ठित लेखक। आ गया समझ में? जय कृष्ण मूर्ति इज ए रेप्यूटेड राइटर। जय कृष्ण मूर्ति एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। रेप्यूटेड को अंडरलाइन करके इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे प्रतिष्ठित। इसके लिए दूसरा शब्द है बच्चों वेल नॉन, जिसको सभी जानते हैं। इसके लिए तीसरा शब्द है बच्चों पॉपुलर, लोकप्रिय, जो लोगों में प्रिय है। और इसके लिए एक अन्य शब्द है फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छे कामों के लिए जिसको जाना जाता है फेमस, प्रसिद्ध। और जिसको बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसे बच्चों आप कहते हैं नोटोरियस। नोटोरियस कहते हैं, जैसे रावण वाजे नोटोरियस रूलर। रावण क्या था? रावण एक कुख्यात शासक था, और भगवान रामचंद्र कहते वो अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे, तो मशहूर थे। एक मशहूर होता है, दूसरा बदनाम होता है। जो बदनाम होता है उसे भी सब जानते हैं, जो मशहूर होता है उसे भी सब जानते हैं, लेकिन जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है वो मशहूर कहलाता है। आप हिंदी में कहेंगे उसे विख्यात, अंग्रेजी में कहेंगे उसे फेमस। लेकिन जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है वो बदनाम होता है। आप हिंदी में कहेंगे उसे कुख्यात, तथा अंग्रेजी में कहेंगे नोटोरियस। क्लियर है? जय कृष्ण मूर्ति इज ए रेप्यूटेड राइटर। जय कृष्ण मूर्ति है एक प्रतिष्ठित लेखक, एंड और एन एजुकेशनिस्ट, और है एक शिक्षाविद। जय कृष्ण मूर्ति एक प्रतिष्ठित लेखक तथा शिक्षाविद हैं। लाइक बर्ट्रैंड रसेल। लाइक को अंडरलाइन करो बच्चों। मैंने कहा लाइक के दो मतलब होते हैं। लाइक जब वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब पसंद करना होता है। आई लाइक यू, क्या मतलब हुआ? आई लाइक यू का मतलब होता है मैं तुमको पसंद करता हूं। आई एम लाइकिंग यू, क्या मतलब हुआ? मैं तुमको पसंद कर रहा हूं। पर यह वाक्य गलत है। एक्चुअली बच्चों मुझे बताना, लाइक एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। आई एम लाइकिंग यू होता ही नहीं है। आपको कहना पड़ेगा आई लाइक यू। मैं समझाना चाहता हूं कि लाइक में आईएनजी जोड़ना सख्त मना है वर्ब के सेंस में। क्लियर है? इसमें आईएनजी नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि बच्चों आप एक बात को अच्छे समझ लीजिए, ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें आईएनजी जोड़ते हैं, कौन कौन सी है जिनमें नहीं जोड़ते हैं। तो ये तो मेरे पास लिस्ट है, पर मैं लिस्ट नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं, अगर ये तरीका आपके समझ में आ जाए तो। Two types of tasks, two types of deeds, two types of works are there. दो तरह के काम होते हैं। एक वो होता है जिसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, और एक वो होता है जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे आप पत्र लिखते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम राइटिंग ए लेटर, में एक पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि लेटर लिखने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको प्रयास करना पड़ता है, इसलिए इसमें आईएनजी को जोड़ा जा सकता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे कार्य होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनको करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप ही हो जाता है। कई काम ऐसे होते हैं जो आपको करने नहीं पड़ते, अभी तो
वो तो अपने आप हो जाते हैं। जैसे आप किसी को देखना नहीं चाहते लेकिन वो दिखेगा। आप अगर उधर से गुजर रहे हैं, या शिवालय है, भगवान शंकर का मंदिर है, आपको देखना नहीं है, पर आप जाओगे तो बच्चों तो दिखेगा। तो दिखेगा तो SEEC एक ऐसी क्रिया है जिसको करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसलिए उसमें ING नहीं जुड़ेगा। अगर आपको कोई चीज मन को भा गई है तो वो तो पसंद आएगी। आपको किसी को पसंद करने के लिए प्रयास थोड़ी करना पड़ता है कि मैं इसके लिए अच्छी मानसिकता बनाऊं, नहीं बनानी पड़ती। स्वतः ही आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो लाइक में ING नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? याद आना, रिमेंबर। जब आपको किसी की याद आ रही है तो स्वतः ही आ रही है। क्या किसी को याद करने के लिए, किसी व्यक्ति को याद करने के लिए, मैं पाठ को याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो याद करना होता है, वो अलग है। मैं किसी व्यक्ति को याद करने की बात करता हूं कि जब आप उसको याद करते हैं तो क्या आपको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए कोई एफर्ट करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, इसलिए रिमेंबर में ING जोड़ना बना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जय कृष्ण मूर्ति जे रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट। जय कृष्ण मूर्ति एक प्रतिष्ठित लेखक तथा शिक्षाविद हैं। लाइक का मतलब बताया मैंने, एक तो पसंद करना, लेकिन यहां लाइक का मतलब है बच्चों की तरह है, ये प्रीपोजिशन है। आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, और आई डोंट लाइक यू, मैं तुमको पसंद नहीं करता। डोंट का प्रयोग हुआ है तो लाइक का मतलब पसंद करना है। आप यूं समझें कि लाइक का मतलब जब वर्ब की तरह इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका मीनिंग पसंद करना होता है, ये सभी जानते हैं। दूसरी बात यह भी है कि लाइक करने के लिए किसी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसलिए लाइक में ING जोड़ना सख्त मना है। और तीसरी बात, लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह भी किया जाता है, तब इसका मतलब क्या होता है? के समान, के जैसा। तो लाइक बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल की तरह, बर्ट्रैंड रसेल की भांति। क्या है अजय? हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज, उनका दिमाग भी फुल ऑफ, परिपूर्ण था, किससे? ऑफ यानी होता बच्चों से। रिवोल्यूशनरी आइडियाज का मतलब क्रांतिकारी विचार। बर्ट्रैंड रसेल की तरह या बर्ट्रैंड रसेल की मानिंद उनका दिलो दिमाग भी क्रांतिकारी विचारों से ओत प्रोत था। फुल ऑफ को हिंदी में कहेंगे ओत प्रोत। तो बर्ट्रैंड रसेल की तरह उनका दिमाग भी क्रांतिकारी विचारों से ओत प्रोत था। टू चेंज द ओल्ड फैशन्ड वर्ल्ड, वो इस पुराने, ओल्ड फैशन्ड का मतलब होता है पुरानी परिपाटी के ऊपर या पुराने ढंग का जो संसार है, वे उसे बदलने के लिए कृत संकल्प थे। बर्ट्रैंड रसेल की तरह उनका दिमाग भी उस पुराने ढंग की दुनिया को बदलने के लिए, उस पुराने संसार को बदलने के लिए, उन दकियानुशी विचारों को बदलने के लिए उनका दिमाग भी क्या था? फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज। उनका विचार भी, उनका जो दिमाग है वह भी क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। लाइन समझ में आ गई है? आइए देखेंगे। देयर इज ए टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज। देयर इज ए टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज का मतलब होता है, एथिकल वैल्यूज क्या होते हैं बच्चों? एथिकल का मतलब मोरल, नैतिक, और वैल्यूज का मतलब क्या होता है? मूल्य। देयर इज ए टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज, इसका मतलब यह हुआ कि नैतिक मूल्यों का पुट। जानते हो पुट क्या होता है? जानते ना? जैसे कई बार हम चाय बनाते हैं और चाय के अंदर में थोड़ा थोड़ा कॉफी का स्वाद आता है, तो हम कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत कॉफी का पुट है इसमें, थोड़ा बहुत पुट। टिंज का मतलब पुट होता है, ठीक है, अंश। तो देयर इज ए टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग्स, उनके लेखन में। राइटिंग में एस जुड़ा हुआ है बच्चों, ये वर्ब नहीं है, ये जिरंड है, और जिरंड एक प्रकार का नाउन होता है, ठीक है, जिरंड एक प्रकार का नाउन होता है। तो इन हिज राइटिंग्स का मतलब ये हुआ कि उनके लेखन में क्या है? मोरल वैल्यूज या नैतिक मूल्यों का पुट भी देखने को मिलता है। देयर इज अ टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग्स, माने उनके लेखन में नैतिक मूल्यों का पुट या नैतिक मूल्यों का समावेश है। हिज कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान। देखो बच्चों, कोऑपरेशन मानी सहयोग होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन को हिंदी में आप योगदान कहते हैं। तो हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान इज रिमार्केबल। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान कैसा बच्चों? उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय का मतलब क्या होता है? रिमार्क प्लस एबल रिमार्केबल, रेस्पेक्ट प्लस एबल रेस्पेक्टेबल, यानी सम्मान के योग्य सम्मानीय, रीड प्लस एबल रीडेबल, पढ़ने के योग्य पठनीय, वॉश प्लस एबल, वॉश प्लस एबल का मतलब क्या होता है? वॉश यानी धोना, और एबल यानी वॉशेबल, यानी धोने के योग्य, यानी क्या कहेंगे आप उसको? प्रक्षालनीय। प्रक्षालनीय का मतलब होता है प्रक्षालन करने योग्य, अर्थात धोने योग्य। आइए बढ़ेंगे हम लोग।
तो हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। यह भी कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, इन द स्फेयर ऑफ एजुकेशन, स्फेयर का मतलब भी फील्ड होता है बच्चों। देखो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हिज कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान, इज रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख करना जरूरी है, अर्थात आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान कैसा है बच्चों? शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। SIGNI, FICANT, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के तहत, अंडर का मतलब लिखेंगे आप, अंडर यानी लिखेंगे आप तहत या अंतर। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन यानी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के तहत या कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत। क्या लिखा बच्चों? कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के तहत मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही है। फंक्शनिंग का मतलब बच्चों लिखेंगे वर्किंग। मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत या उसके तहत या उसके अधीन अनेकानेक शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही है। विच आर डिवोटेड टू, जो समर्पित हैं। देखो बच्चों, ये जो डिवोटेड शब्द है ना, इसके बाद टू ही आता है, ये भी ध्यान दो। डिवोटेड शब्द को जब आप लिखो तो साथ में टू को अटैच करके लिखो, ये सदैव याद रहे। डिवोटेड टू होता है, आई एम डिवोटेड टू, आई एम डिवोटेड टू माई ड्यूटी, मैं अपने कर्तव्य के प्रति कैसा हूं? मैं समर्पित हूं, ये कहना चाहता हूं मैं। तो डिवोटेड के बाद में टू आता है बच्चों, और इसका मीनिंग क्या लिखेंगे आप? इसका मीनिंग होता है अंग्रेजी में डेडिकेटेड टू, और डेडिकेटेड टू दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों को हिंदी में कहेंगे समर्पित। क्या होता है? समर्पित। श्री गुरु चरण में जो समर्पित, वो हृदय हमको दीजिए। तो समर्पित का मतलब आप जानते हो, अपने आप को पूरी तरह किसी के आगे डेडिकेट कर देना। देखना आप, अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर फंक्शनिंग विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप, जो समर्पित हैं क्या करने के लिए? टू बिल्ड अप का मतलब निर्माण करने के लिए। अ जनरेशन माने एक पीढ़ी ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो मेधावी छात्रों की एक पीढ़ी का निर्माण करने के लिए, जो मेधावी छात्रों की पीढ़ी का नव निर्माण करने के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। एंड एकेडमिशियंस, विद्यार्थी होता है स्टूडेंट, तो और एकेडमिशियन का मतलब क्या होता है बच्चों? शिक्षाविदों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत अनेक शिक्षण संस्थाएं काम कर रही है, जो पूरी तरह समर्पित हैं किसके लिए? जो पूरी तरह से अच्छे या मेधावी विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों की एक जनरेशन या उनकी एक पीढ़ी को तैयार करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। अबाउट द टेक्स्ट इन द प्रेजेंट आर्टिकल, देखो बच्चों, एट प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंट आर्टिकल, एट प्रेजेंट टेंस तो वर्तमान में होता है, और यहां पर जो लिखा है बच्चों इन द प्रेजेंट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंट आर्टिकल मानी होता है इन दिस आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल में, इस निबंध में, इस लेख में कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट, कृष्णमूर्ति संकेत करते हैं। पॉइंट आउट को अंडरलाइन करो, इसका मीनिंग होता है इंडिकेट। इंडिकेट माने टू सिग्नल समथिंग, किसी चीज का संकेत देना। तो इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, वर्तमान लेख में या इस लेख में जो कृष्णमूर्ति हैं, इस लेख में कृष्णमूर्ति क्या करते हैं? हिंसा के जो खतरे हैं, हिंसा से उत्पन्न खतरों की तरफ संकेत करते हैं। विच इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो एक मैटर यानी जो मुद्दा है, और ग्लोबल कंसर्न का मतलब वैश्विक चिंता का, जो वैश्विक चिंता का मुद्दा है। यानी वर्तमान पाठ में या वर्तमान लेख में कृष्णमूर्ति हिंसा के उन खतरों की ओर संकेत करते हैं, विच इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो वैश्विक चिंता का मुद्दा है। मैटर का मतलब होता है बच्चों इशू, मुद्दा है, ठीक है। ग्लोबल यानी होता है वर्ल्डली, पूरे विश्व से संबंधित वैश्विक, और कंसर्न यानी क्या होता है बच्चों? चिंता का। तो इस तरीके से आपने जाना कि जो
वैश्विक चिंता का विषय है। देयर इज अ नीड टू डेवलप ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति का विकास करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड माने जरूरत है, टू डेवलप ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति का विकास करने की जरूरत है। इंक्लूसिव ऑफ लव, इंक्लूसिव को अंडरलाइन करो बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है दैट इंक्लूड्स, जिसमें समावेश हो प्यार का। हमें एक नई संस्कृति का विकास करने की आवश्यकता है जिसमें समावेश हो प्यार का, जिसमें समावेश हो पीटी। पीटी मानी क्या होता है? पीटी का मतलब होता है बच्चों दया या करुणा, करुणा का समावेश हो। पेशेंस यानी क्या होता है? धैर्य। एंड जेनरोसिटी यानी क्या होता है? उदारता। हमें एक ऐसी नई संस्कृति का विकास करने की आवश्यकता है जिसमें प्रेम, करुणा, धैर्य और उदारता का समावेश हो, या ये सब चीजें संयुक्त रूप से उसमें पाई जाए। एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस। देखो बच्चों क्या कहा इन्होंने, एजुकेशन एक बहुत अच्छा उपकरण साबित हो सकता है। एजुकेशन कैन बी, ये बच्चों थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। जैसे फायर कैन बी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है। द मीजल्स कैन बी डेंजरस, मीजल्स नाम की जो मीजल्स यानी जो बीमारी है खसरा, ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। एक्सीडेंट्स कैन बी एवरीवेयर, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है। एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है। ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ये सैद्धांतिक संभावना है जिसके लिए आप जनरली किसका प्रयोग करते हो? कैन मॉडल का करते हो। आगे देखेंगे, एजुकेशन कैन बी यानी एजुकेशन हो सकता है ए गुड टूल, एजुकेशन एक बहुत अच्छा टूल या उपकरण सिद्ध हो सकता है, औजार सिद्ध हो सकता है। टू कर्ब का मतलब लिखो बच्चों कंट्रोल, नियंत्रण करना। एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा है वह वायलेंस या हिंसा को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत अच्छा औजार साबित हो सकता है। शिक्षा, देखो बच्चों शब्द क्या है यहां पर? कर्ब, CURB, कर्ब यानी क्या होता है? कंट्रोल। ठीक है बच्चों, ये जो कंट्रोल शब्द है इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि जब भी आप कंट्रोल शब्द का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं बच्चों, तो कंट्रोल के बाद में आपको ओवर शब्द लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर चिल्ड्रन, नहीं, शुद्ध क्या होगा? यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन। नियंत्रण बताने के लिए कंट्रोल ओवर होता है, शासन बताने के लिए रूल ओवर होता है, प्रभाव बताने के लिए इन्फ्लुएंस ओवर होता है। ठीक है, होवर ओवर, होवर का मतलब होता है किसी चीज पर मंडराने के लिए जब आप होवर शब्द का प्रयोग करते हो, जैसे भंवरा फूल पर मंडराता है, तो ऑन नहीं आता, इसके बाद भी बच्चों आपको किसका प्रयोग करना होता है? ओवर का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, यानी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए या हिंसा को समाप्त करने के लिए शिक्षा एक बहुत बेहतर औजार साबित हो सकता है, एक बहुत बेहतर उपकरण साबित हो सकता है। याद करो बच्चों, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? मैंने कई बार बताया, नेल्सन मंडेला ने कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन वह सबसे शक्तिशाली वेपन या हथियार है जिसका प्रयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन मस्ट बी बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर। सभी प्रकार की शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। सभी प्रकार की शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए, यानी वह शिक्षा जो कैरेक्टर नहीं बना सकती है, अच्छे नागरिक नहीं बना सकती है, देशभक्त नहीं बना सकती है, विद्यार्थियों में के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला सकती है, ऐसी शिक्षा सर्वथा अनुपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो लेखक है उसके बारे में और अबाउट द टेक्स्ट जो है ये सारी बात हमने की है। इसके बाद हमारी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले लेंगे बच्चों हम 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों पेज नंबर 21 के ऊपर आएंगे आप। अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखो, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। लिखो बच्चों, ए ग्रेट डील, देखो ए वेराइटी ऑफ, इस पे बाद में आएंगे, पहले देखो ए ग्रेट डील ऑफ, किताब में है ना आपके, ए ग्रेट डील ऑफ। तो बच्चों ए ग्रेट डील ऑफ, यह बच्चों एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर वह शब्द होता है जिसके बाद में नाउन जरूर आता है। डिटरमिनर वह शब्द होता है जिसके बाद नाउन जरूर आता है, और यह उस नाउन के बारे में आपको बताता है कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा। मेरा मतलब वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो बच्चों यहां लिखा है ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। वायलेंस का मतलब हिंसा। अब आप जानते हो बच्चों, एक हिंसा, दो हिंसा, तीन हिंसा, ऐसे नहीं होता। हिंसा तो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिंसा तो भाववाचक संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन है। हिंसा जो है बच्चों, ये तो भाववाचक संज्ञा है, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ए ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाला नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल है। ठीक है, एक सूरत तो ये है, और भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। ए ग्रेट डील ऑफ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आइए देखो, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। तो मैं समझाना चाहता हूं बच्चों कि अगर कोई काउंटेबल नाउन है जिसको गिना जा सकता है, तो ए वेराइटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल होगा। ए वेराइटी ऑफ आइटम्स, ए वेराइटी ऑफ आइटम्स, तो आइटम या आइटम्स, आइटम्स बोला। उसी तरीके से ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो वायलेंस का तो क्या बच्चों आपने देखा कि बहुवचन बन ही नहीं सकता, उसका बहुवचन नहीं बन सकता। तो इसके बाद में जो नाउन आएगा वह तो अनकाउंटेबल होगा, और अगर अनकाउंटेबल नहीं होगा और काउंटेबल है तो बच्चों पीसीएन होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी इसके बाद आने वाला नाउन भी पीसीएन होगा। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहां भी आप क्या करोगे? पीसीएन करोगे। वैसे ए लॉट ऑफ वाटर भी हो सकता है। मेनी, तो मेनी के बाद क्या आएगा बच्चों? पीसीएन। और मच के बाद क्या आएगा? मच का प्रयोग तो मात्रा के लिए होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। और आप जानते हैं जो अनकाउंटेबल होता है बच्चों, उसका बहुवचन कभी नहीं बनता है, तो ये यूसीएन हो गया। और बच्चों जो द नंबर ऑफ है, इसका मतलब होता है संख्या, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी पीसीएन आ गया। अब देखने वाली बात बच्चों ये है कि ये सारे डिटरमिनर्स हैं, और इनके बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो एक वचन नहीं बहुवचन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। परंतु इनके बाद जो वर्ब आती है बच्चों, वो वर्ब हमेशा कैसी होती है? वो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। ए वेराइटी ऑफ आइटम्स आर, इज नहीं आएगा। ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, यहां क्या बताया? ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। अब बच्चों वायलेंस तो क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहां देखो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आ जाए आर। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर, मेनी स्टूडेंट्स आर, मच वाटर हैज बीन, मच वाटर हैज बीन। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब बच्चों आर नहीं आएगा। ये कैसा है द नंबर ऑफ, कि इसके बाद जो वर्ब आती है वह हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। यहां बच्चों आपको और बात समझ में आई या नहीं आए, आप इतना समझ लीजिए, ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी संसार में क्या है? बहुत अधिक हिंसा है। ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब क्या बताया? बहुत अधिक,
देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, माने इस संसार में बहुत अधिक हिंसा है। वर्ल्ड के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना चाहिए। सीधा वाक्य है इजमार वाला। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज ए फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा है। फिजिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? शारीरिक, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड, बॉडीली। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। एंड आल्सो का मतलब होता है और, आल्सो यानी भी, एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस का मतलब और आंतरिक हिंसा भी। शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा भी है। इस संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा है, एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस और आंतरिक हिंसा भी है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, शारीरिक हिंसा दूसरों को मारने के लिए है। टू किल का अनुवाद क्या करोगे? मारना, ना आना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप जानते हो वर्ब के पहले जब टू आता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, और उसका जब हिंदी अनुवाद किया जाता है तो उसके अंत में ना बोलना चाहिए। कैसे? देखो, फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, शारीरिक हिंसा दूसरों को मारने के लिए है। टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए है। हर्ट यानी क्या होता है? चोट पहुंचाना। और हर्ट एक ऐसी वर्ब है बच्चों, हर्ट हर्ट हर्ट, हर्टेड हर्टेड नहीं होता है, इसकी सेकंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म वही होती है। तो यह बताया गया है शारीरिक हिंसा दूसरों को मारने के लिए, टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, वो भी कैसे? कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्शियसली या डेलिबरेटली। कॉन्शियसली डेलिबरेटली का मतलब होता है डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, और कॉन्शियसली का मतलब बच्चों होश में, जानबूझकर ही हो गया एक प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर यह है कि फिजिकल वायलेंस या शारीरिक हिंसा दूसरों को मारने के लिए, अन्य लोगों को चैतन्य अवस्था में जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए है, और विदाउट थॉट, बिना विचारे, और विदाउट थॉट यानी बिना विचारे, टू से क्रूअल थिंग्स, और बिना विचारे दूसरों को क्रूर शब्द कहना, टू कॉल समबडी नेम्स, किसी को गालियां देना, किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना, फुल ऑफ एंटागोनिज्म, शत्रुता से परिपूर्ण, एंड हेट, और घृणा से परिपूर्ण, शत्रुता और घृणा से परिपूर्ण, एंड इनवर्डली, और आंतरिक रूप से, और आंतरिक हिंसा जो है, एंड इनवर्डली इनसाइड द स्किन, और देखो बच्चों, और आंतरिक हिंसा है इनसाइड द स्किन, यानी अपनी जो स्किन है उसके अंदर, अर्थात हृदय में। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को बिना बात ना पसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की भर्त्सना या लोगों की निंदा करना। इनवर्डली, इसका मतलब हुआ बच्चों, इनवर्डली मानी अंदर से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, अंदर से हम सदैव लड़ रहे होते हैं। क्वारल यानी क्या होता है? झगड़ना। तो इनवर्डली मानी अंदर से, या मन ही मन में, हमारे मन में क्या है? एक आंतरिक द्वंद्व चलता रहता है। तो यह बताया गया इनवर्डली मानी अंदर से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, हम सदैव क्या करते रहते हैं? अंदर से हम सदैव झगड़ते रहते हैं, बैटलिंग, युद्ध रथ या युद्धशील रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, न केवल दूसरों से, बट के बाद बच्चों आल्सो, बट आल्सो मन में सोच लो, बट आल्सो विद अवर सेल्व्स, अंदर से हम सदैव झगड़ रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं, न केवल अन्य लोगों से, अपितु अपने आप से भी, अपितु अपने आप से भी। वी वांट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं लोग बदलें। क्यों बदलें? हमारे अनुसार क्यों बदलें? तो यह प्रश्न यह है कि वी वांट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदलें। वी वांट टू फोर्स देम, हम उनको मजबूर करना चाहते हैं, टू अवर वे ऑफ थिंकिंग। टू अवर वे ऑफ थिंकिंग का मतलब होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू अवर वे ऑफ थिंकिंग, माने हमारी वे ऑफ थिंकिंग को अंडरलाइन करो बच्चों, इसका मतलब होता है विचारधारा। हम लोगों को हमारी विचारधारा के अनुरूप, हम लोगों को हमारी विचारधारा के अनुरूप बदलने के लिए या ढलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। हम लोगों को हमारी विचारधारा के अनुरूप बदलने या ढलने के लिए उन्हें
मजबूर करना चाहते हैं, हम उनको बाध्य करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, इन द वर्ल्ड यानी संसार में, एज वी ग्रो अप, ज्यो ज्यो हम बड़े होते हैं, इन द वर्ल्ड इस संसार में, एज वी ग्रो अप, ज्यो ज्यो हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम देखते हैं बहुत अधिक हिंसा। इस दुनिया में हम जो जो बड़े होते हैं, इस दुनिया में हम जो जो बड़े होते हैं, हम बहुत अधिक हिंसा देखते हैं, नाना प्रकार की हिंसा देखते हैं, मन वचन और कर्म से, मानसिक, ठीक है, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और कार्मिक रूप से हम लोगों को हिंसा रत देखते हैं, हम लोगों को हिंसा रत यानी हिंसा करते हुए देखते हैं। इन द वर्ल्ड इस संसार में, एज वी ग्रो अप, जो जो हम बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम देखते हैं बहुत अधिक प्रकार की हिंसा, एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, यानी सभी प्रकार के, एट ऑल लेवल्स का मतलब सभी स्तरों पर, ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस का मतलब मानवीय अस्तित्व, सभी प्रकार के मानवीय अस्तित्व के स्तरों पर, हिंदी अनुवाद कर रहा हूं बच्चों, सभी प्रकार के मानवीय अस्तित्व के स्तरों पर, स्तर जानते हो, स्टैंडर्ड्स, लेवल्स, तो सभी प्रकार के मानवीय अस्तित्व के स्तरों पर क्या देखते हैं हम बहुत अधिक हिंसा देखते हैं। देखो, द अल्टीमेट वायलेंस, अंतिम हिंसा, इज वार। देखो बच्चों, किसी को गाली बकना भी तो हिंसा है, लेकिन जब हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वो युद्ध का रूप ले लेती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वार, इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा की चरम सीमा या हिंसा का जो अंतिम रूप होता है वो युद्ध होता है। अल्टीमेट शब्द को लिखो बच्चों, यह काम की बात बतानी है मुझे आप। ये जो अल्टीमेट शब्द है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अंतिम, चरम। इसके आगे द का प्रयोग हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों इसके आगे मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। द मोस्ट अल्टीमेट नहीं होता, अल्टीमेट तो अल्टीमेट होता है। ये वो शब्द है जिसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती, ये अपने आप में ऑलरेडी सुपरलेटिव है। ठीक है बच्चों, ऐसे कई शब्द मैंने बताए हैं आपको जिनकी सुपरलेटिव डिग्री सीधे सीधे नहीं बनती है। मेरा मतलब वो अपने आप सुपरलेटिव में होते हैं। जैसे मैंने कहा था आइडियल, तो मोस्ट आइडियल नहीं होता, सुप्रीम मोस्ट सुप्रीम नहीं होता, यूनिक मोस्ट यूनिक नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो वो शब्द मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार देखें आप, लिख लो दोबारा। ये तो लिख ही लिया होगा आपने। मुख्य शब्द, ऐसे यानी लिखो बच्चों सुप्रीम, यू यानी लिखो बच्चों यूनिक, अनोखा, पी यानी लिखो बच्चों परफेक्ट, ई यानी लिखो एक्सीलेंट, आर का मतलब लिखो राउंड, एम यानी लिखो मैक्सिमम, मिनिमम या मेजर। ओके बच्चों, ए का मतलब लिखो एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। जी का मतलब लिखो ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे बच्चों क्या होता है, उदाहरण के लिए, जैसे ये उदाहरण दे दिया मैंने, तो दे दिया यहां पर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, तो ये क्या बच्चों एक ज्योमितीय आकृति है। और आई का मतलब बच्चों यहां लिखो, आई यानी क्या होता है आइडियल। और सी का मतलब लिखो बच्चों CHIEF, चीफ। ये कौन से शब्द है, ये कौन से शब्द लिखाए हैं मैंने आपको? ये बच्चों मैंने आपको वो शब्द लिखाए हैं जिनके आगे मोस्ट शब्द लगाकर इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाना गलत माना जाता है। अच्छे से देखो, ये मैंने आपको वो शब्द लिखाए हैं जिनके आगे, जैसे मैं आपको कहता हूं गॉड इज द मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी, ये वाक्य गलत है बच्चों, आपको कहना पड़ेगा गॉड इज द सुप्रीम अथॉरिटी। द लगा दो, लेकिन क्या होगा, मोस्ट नहीं लगेगा। आगे देखो, मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी हैड द मोस्ट यूनिक पर्सनैलिटी,
तो क्या करोगे, काट के महात्मा गांधी हैड ए यूनिक पर्सनैलिटी, ए का प्रयोग होगा। उसी तरीके से बच्चों मोस्ट परफेक्ट नहीं कहना चाहिए, एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट नहीं कहना चाहिए, ठीक है। विराट कोहली इज द मोस्ट एक्सीलेंट क्रिकेटर, क्या कहोगे, विराट कोहली इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। दिस इज द मोस्ट राउंड टेबल, ये टेबल सबसे ज्यादा गोल है। तो राउंड क्या है बच्चों, गोलाकार, तो एक प्रकार का ज्योमितीय आकृति आ गई ना ये भी, तो राउंड ही होता है। मैक्सिमम, मिनिमम, मेजर, एब्सोल्यूट यानी क्या होता है, दिस इज द मोस्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ, नहीं, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ या दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट क्या है, जो आपको मोस्ट नहीं लगाना है, ये ज्योमेट्रिकल है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से आप देखते हैं कि आइडियल, तो मोस्ट आइडियल नहीं होता। और शी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, शी का मतलब बताया बच्चों चीफ, तो चीफ जो है, चीफ मिनिस्टर तो होता है, मोस्ट चीफ मिनिस्टर कैसे होगा, तो चीफ शब्द जो है इसके आगे आपको मोस्ट नहीं लगाना चाहिए। उसी प्रकार से अल्टीमेट शब्द के आगे मोस्ट नहीं लगाना चाहिए। देखो आप, इन द वर्ल्ड यानी संसार में, एज वी ग्रो अप, जो हम बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बहुत अधिक हिंसा देखते हैं, एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, यानी सभी मानवीय अस्तित्व के सभी स्तरों पर, मानवीय अस्तित्व के सभी स्तरों पर हम हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वार, और अंतिम हिंसा तो युद्ध है। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारधारा के लिए मारना। मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं मिलती और केवल इसीलिए मैं आपको मारूं या आप मुझे मारें, ये तो बुरी बात है। हम मूर्ति पूजा करते हैं, कोई मूर्ति पूजा करने के लिए बाहर वाला आएगा, हमारी मूर्तियों को तोड़ेगा, हमारी मंदिरों को नष्ट करेगा, हमारे लोगों को मारेगा, ठीक है। कई हजार लोगों को जो है केवल इसीलिए मार देगा। तो आप जानते हो ऐसा व्यक्ति क्रूर है, ऐसा व्यक्ति हिंसक है। 30,000 लोगों को केवल इसीलिए मार देना कि आपकी विचारधारा उन लोगों की विचारधारा से मेल नहीं खाती है, ठीक है। आपको पता है जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था तो 30,000 निर्दोष लोगों को केवल इसीलिए मार दिया था क्योंकि उन लोगों की विचारधारा और इसकी विचारधारा अलग अलग थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति सितमगर है, ऐसा व्यक्ति आतताई है। आगे देखेंगे आप, द अल्टीमेट वायलेंस इज वार, यानी हिंसा का अंतिम रूप युद्ध होता है। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारधारा के लिए मारना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उन तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए मारना। सो कॉल्ड को अंडरलाइन करो बच्चों, इसका मतलब होता है तथाकथित। तथाकथित कौन होता है, तथाकथित वह होता है जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। उन तथाकथित संभ्रांत लोग, हम कहते हैं वो तथाकथित संभ्रांत लोग, वो तथाकथित संत, आशाराम बापू जैसे संत तथाकथित संत हैं क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे निकलते नहीं है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि वह द किलिंग फॉर आइडियाज यानी विचारों के लिए मारना, द किलिंग फॉर आइडियाज यानी विचारों के लिए मारना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उन तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए मारना। लेकिन धर्म के लिए किसी को मारना तो बुरी बात है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। किसने कहा ऐसा, ऐसा इकबाल ने कहा, ठीक है। आगे देखेंगे आप, फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए मारना। हम भारत के लोग हैं, पाकिस्तान वालों को मारे क्यों भाई, कोई दूसरा आए और हमें केवल इसलिए मारे कि हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, क्यों। तो राष्ट्रीयता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मारना। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, जमीन के एक छोटे से टुकड़े को, एक भूखंड को बचाने के लिए दूसरों को मारना। बच्चों महाभारत की कहानी आपको पता है ना, दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल सारी धरती की, मरण केवल, ठीक है। 5 गांव मांगे पांडवों ने, लेकिन वो देना नहीं चाहता था। उसने तो बोला कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, यानी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को प्रिजर्व करने के लिए, उसके ऊपर पजेज करने के लिए, उस पर काबिज होने के लिए लोगों को मार देना कितनी बुरी बात है। टू डू दैट, ऐसा करने के लिए मैन विल किल, ऐसा करने के लिए मनुष्य मारेगा। मैन का मतलब बच्चों कोई पर्टिकुलर नहीं, सारी मानव जाति की बात हो रही है, इसलिए मैन के पहले आर्टिकल नहीं आ रहा है। ऐसा करने के लिए मनुष्य मारेगा, डिस्ट्रॉय, वो नष्ट करेगा। मैम का मतलब होता है बच्चों बुरी तरह घायल करेगा। MAIM, मैम यानी होता है टू इंजोर बैडली, बुरी तरह आहत करेगा। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और सुनो स्वयं भी मारा जाएगा। न केवल दूसरों को मारेगा अपितु तो स्वयं भी मारा जाएगा। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इनॉर्मस का मतलब होता है बच्चों एक ग्रेट डील ऑफ, इस संसार के अंदर बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज वांटिंग टू कीप पीपल पुअर,
अमीर लोग चाहते हैं कि गरीब लोग सदैव गरीब बने रहें, एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब लोग क्या चाहते हैं, गरीब लोग जो है बच्चों वो धनाढ्य होना चाहते हैं, एंड इन द प्रोसेस, और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, हेटिंग द रिच, और इसी के तहत वे अमीरों से नफरत करने लगते हैं, और इसी के तहत गरीब अमीर से नफरत करने लगता है, एंड यू, और तुम भी, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, जो समाज में रहते हो, और तुम भी जो समाज में रहते हो, आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और तुम भी जो समाज में रहते हो, यू आर आल्सो गोइंग, अर्थात आप भी जो है देने जा रहे हो, टू कंट्रीब्यूट टू दिस का मतलब आप भी इसमें योगदान देने जा रहे हो, और आप भी जो समाज का हिस्सा हो, यू आर ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ द सोसाइटी, आप भी तो समाज का हिस्सा हो, एंड यू आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दिस, और नफरत के इस यज्ञ में तुम भी अपनी तरफ से आहुति देने जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि जो दो पेशेज हैं अपने वो हमने कंप्लीट पढ़े, और आज की बात यही समाप्त, बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।